हेलो दोस्तों, डिवोशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। ज्योमेट्री का हमारा अगला सेशन नंबर 23। ट्रायंगल्स की बहुत सारी बातचीत हो चुकी है। आज मैं आपसे बात करूंगा एक स्पेशल तरह के प्रश्न, ऐसे प्रश्न जिनमें कुछ फिगर्स आपको दिए जाते हैं। जैसे इस तरह से देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 119 और आगे हम बढ़ेंगे इसका लेवल धीरे धीरे और बढ़ाते हुए। कुछ ऐसे प्रश्न जिनमें फिगर्स देकर के आपको डायग्राम बना करके उसमें कुछ ना कुछ ट्रिकी तरीके से एरिया पूछने की कोशिश करता है। ट्रायंगल्स में हम लोग लेटर ऑन इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करेंगे, थोड़ा सा कुछ ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करेंगे, कुछ स्पेशल क्वेश्चंस। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कुछ स्क्वायर से रिलेटेड, कुछ बात करेंगे रेक्टेंगल से रिलेटेड, फिर हम बात करेंगे पॉलीगन्स की बाकी सारी प्रॉपर्टीज को, और फिर हम सर्कल की बातचीत करेंगे। इस तरह से करीब करीब लगभग 50% काम हमारा बाकी है। आप जानते हैं कि ज्योमेट्री और मेंसुरेशन आपस में बहुत कुछ ताना बाना रखते हैं, एक दूसरे का रिलेशन है। तो इसको खत्म करने के बाद बहुत ही कम टाइम में, यानी कि अगर देखा जाए तो 12-15 सेशंस मैक्सिमम में हम मेंसुरेशन आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। आप इसको देखिए जरा, जो प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 119। देखो क्या कह रहा है। इन द गिवन ट्रायंगल ABC, एक ये ट्रायंगल आपके सामने है ABC, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या बोल रहा है कि ये एक ट्रायंगल है ABC, D and E are 2 points on side AB and AC। ये D और E आपको ऑलरेडी बोला हुआ है। एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ना तो यहां पर बीपीटी थ्योरम काम करेगी और ना यहां पर मिड पॉइंट थ्योरम काम करेगी। ये डायग्राम को देखकर ऐसा लगता है जैसे, ध्यान दीजिएगा, जब मैंने इसको बनवाया टाइपिस्ट से तो उसने भी मुझसे कहा कि सर ये लाइन सीधी बनानी है कि इसको थोड़ा सा टेढ़ा बनाना, टिल्ट करना है। मैंने कहा एग्जाम में ऐसा ही आया है, ऐसा ही बनाना है, गलती नहीं हुई है। ध्यान से समझिएगा, यहां पर क्या बोल रहा है, आपको कहा AD और DB का अनुपात है 2:3, अनुपात दिया है, आगे भी अनुपात दिया है और अनुपात ही पूछा है। थ्योरम कहती है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ये सेशन बहुत जानदार है, बहुत शानदार है। बहुत कम टाइम में ऐसे प्रश्नों का हम आंसर निकाल सकते हैं, और ये तो शुरुआत है, आगे हम बहुत बढ़िया प्रश्न लेने वाले हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, उसने क्या कहा, रेशो दिया, रेशो में पूछा। थ्योरम कहती है इंफॉर्मेशन जिस फॉर्मेट में दी जाए, अगर आंसर उसी फॉर्मेट में पूछा जाए तो बाकी सारे फॉर्मेट्स में अगर इंफॉर्मेशन पता भी हो तो भी हमें जरूरत नहीं पड़ती। हम अरिथमेटिक में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। बहुत बार क्या होता है कि इंफॉर्मेशन रेशो में भी है और रियल वैल्यू में भी है, बट आंसर केवल रेशो में पूछा है, तो रियल वैल्यू एग्जामिनर के द्वारा दिए जाने के बावजूद हम उसे इग्नोर कर देते हैं, हमें उसकी जरूरत नहीं है। अब जरा बोर्ड पे देखिएगा, सारे के सारे लोग, इसने ये बोला मेरे को रेशो किसका चाहिए, ADE। ADE यानी कि ये वाला जो ऊपर वाला ट्रायंगल है, और दूसरा क्या बोला है, ABC। यानी इसमें दो ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं, ADE और ABC, इनके बीच में उसको रेशो चाहिए, रेशो। अब इसको कैसे निकाला जाए, एक बार जरूरी होगा, एक क्वेश्चन में मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूं अच्छे से, और फिर अगले क्वेश्चन में सीधा हम शॉर्टकट की बात करें। एक बार जरा बोर्ड पर देखिएगा, आपको ये अच्छे से बताने के लिए मुझे स्पेस चाहिए, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से बना लेते हम लोग। ये आपके सामने उसने कहा A B C, और थोड़ा सा टिल्ट करते हुए उसने बनाया DE, ऐसा ही तो बनाया। और उसने जो रेशो दिए वो पहले दिए 2 और 3, यानी कि ये अगर रेशो में 2 है तो ये रेशो में 3 है। ध्यान रखिएगा, ये 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर नहीं है, ये 2:3 है। उसने क्या बोला, AD और DB, ये AD है और ये DB है। AD और DB कभी कभी ऐसे भी बोल सकता है, ध्यान दीजिएगा, AD और AB भी बोल सकता है, अटेंशन दीजिएगा। AD और AB बोलता तो फिर मेरे को इस AB में से AD घटाने पर DB मिलता। हमेशा अलर्ट रहने की जरूरत है। आगे क्या बोला, AE और EC, इसका रेशो 7 और 10 है, यानी AE अगर 7 है तो EC क्या है बताइए, 10 है। तो उसने ये पूछा हमसे
कि आप ये बताइए कि ये जो छोटा ट्रायंगल है स्मॉलर साइज वाला ADE, इसका जो एरिया रहेगा, और जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ABC पूरा की पूरा, यानी ये वाला ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल है, स्मॉलर है, और ये एक बिगर साइज का बड़ा ट्रायंगल है, इन दोनों के एरिया में क्या रिलेशन होगा। आपको मैंने बहुत डिटेल में ये समझाया, बहुत अच्छे से समझाया कि अगर आपको किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स पता हो, तीन तो साइड्स ही होती है, कोई भी जो दिल करे वो दो साइड्स पता हो और दोनों के बीच का एंगल पता हो, तो 1/2 मल्टीप्लाई दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं, और जो वो बीच का एंगल है साइन में उसे हम लेते हैं और ऐसा आंसर हम निकाल लेते हैं। ये हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर अगर मैं यहां बात करूं तो मेरे को एंगल तो पता ही नहीं है, लेकिन एक बात बताइए, सबसे पहले मेरे से जो दो ट्रायंगल की बात कीजिए, जो पहला ट्रायंगल है कौन सा बताइए, ADE, पहला ट्रायंगल है ADE, उसका अगर मैं एरिया की बात करूं, अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, तो आप मुझे बताइए ADE में क्या मुझे DE पता है, मुझे DE नहीं पता, तो मुझे दो ही साइड्स पता है, कौन सी बताइए, 2 और 7, तो इसके बीच का जो एंगल है वो मुझे पता नहीं है, आई डोंट नो, तो इसके बीच के एंगल को मैं कुछ भी मान सकता हूं, जैसे मैंने इसको थीटा मान लीजिए थीटा, फाई, बीटा, जो दिल करे। तो मैं यहां पर क्या कह सकता हूं बताइए, एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बहुत ही प्यारी सी थियरम मैं अक्सर बोलता हूं, अरिथमेटिक में स्पेशली मैं ये बोलता हूं कि अगर कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल्स हैं, इंफॉर्मेशन पता नहीं है, तो फिर एक और कहानी ऐसी ही चाहिएगी, एक और कहानी का मतलब है एक और इक्वेशन ऐसी ही चाहिएगी जिसमें भी दो वेरिएबल्स हो और पता ना हो, तो ये दोनों मिलकर के काम कर लेंगे। और अगर किसी इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स हैं तो फिर 3 कहानियां चाहिएगी। तो यहां पर चूंकि थीटा का कुछ पता नहीं है मेरे को, तो मेरे को एक कहानी और चाहिएगी। पहले मुझे ये बताइए कि अगर मान लीजिए मैं इस थीटा, ये एंगल थीटा ही मान लीजिए, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालूं। 1/2 आपको रेशो में पूछा गया है, तो ये 2 और 7 को आप 2 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर मानो, 3 और 10 सेंटीमीटर मानो तो भी वही आएगा, आप इसको मीटर मानो तो भी वही आएगा, आप इसको कुछ भी मानो तो भी वही आएगा। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अगर चीजें रेशो में दी गई है तो आप रेशो में ही रहने दो, अगर उत्तर रेशो में निकलने के लिए बोल रहा है तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 × 7, और 7 में बीच में मुझे क्या चाहिए बताइए, साइन थीटा। अगर ये 60 होता तो मैं साइन 60 करता √3/2, अगर ये 30 होता तो मैं साइन 30 करता 1/2, अगर ये 45 होता तो साइन 45 करता 1/√2। अब जरा देखिए, ये तो इसका क्षेत्रफल आ गया, लेकिन इसमें ये एरिया है, इसको मैं डेल 1 बोल देता हूं, इसका एरिया। अब ये मुझे निकालना है और यहां साइन थीटा मुझे पता नहीं है, तो दो चीजें पता नहीं है भाई, ये तो मुझे निकालना है, ये पता होता तो मैं ये निकाल लेता, ये पता होता तो मैं ये निकाल लेता, नहीं निकाल सकता। अब जरा दूसरी बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। एक जो हमारे पास बिगर साइज का ट्रायंगल है उसका नाम है ABC, जो बड़ा ट्रायंगल है ABC, और देखो इसमें सवाल केवल यही नहीं बन सकता कि इस स्मॉलर का इस बिगर से रेशियो पूछे, इस स्मॉलर का इस क्वाड्रिलेटरल से रेशियो पूछ सकता है, इसका एरिया देकर के इसका एरिया पूछ सकता है, बहुत सारी बातें हो सकती है। अगर मैं इस ABC का एरिया की बात करूं तो आप क्या करेंगे बताइए, इसमें भी ABC में आपको ये पूरी AB मालूम है रेशो में, अगर ये रेशो में 2 है और ये 3 है तो टोटल 5 हो गया ना भाई। अगर इस AB की बात करेंगे टोटल क्या बनेगा 5, और यहां पर इस AC की बात करेंगे तो टोटल क्या बनेगा 17। बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आपको दोनों साइड्स पता है और दोनों के बीच का एंगल, दोनों साइड्स के बीच का एंगल वही साइन थीटा है, तो 1/2 मल्टीप्लाई साइड्स क्या हुई 5, और मल्टीप्लाई क्या करोगे इधर 17, और मल्टीप्लाई क्या करोगे बताइए साइन थीटा। अगर मैं इसे बात करूं, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ये कैसे आपस में साइन थीटा कट सकता है बताइए। अगर मैं यहां बातचीत करूं तो आपको ये रेशो चाहिए इनका, ये आपको कुछ नहीं चाहिए, ये एरिया 1 और एरिया 2, इस छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया का आपको केवल रेशो चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा
ये 1 जो है, इस 1 के अंदर आप 2 से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। 1 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ऐसा ही तो करेंगे, बताइए। और रेशो निकालने का मतलब यही होता है, 3:5 का मतलब होता है 3/5। रेशो का मतलब डिवाइड करना ही होता है। 7/11 का मतलब होता यही है 7:11। देखो, और मैंने इसी चैनल पर, डिवोशन चैनल पर, रेशन प्रपोर्शन नाम का चैप्टर लिया हुआ है। करीब करीब मेरे हिसाब से 5-6 सेशन ले रखे हैं और रेशो के बारे में हर चीज समझा रखी है। आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आप देखो करीब करीब 450 प्लस सेशंस आपके अवेलेबल है। पूरी अरिथमेटिक अवेलेबल है ऑलरेडी, तो आप एडवांस के साथ साथ उसको भी तैयार कर सकते हैं। पूरी एडवांस, पूरी आपकी एडवांस तो चल रही है, सॉरी, अरिथमेटिक पूरी। हालांकि मैं मानता हूं, जानता हूं कि वो अरिथमेटिक जो है वो एनटीपीसी वाले बैच के लिए थी, तो वो एसएससी का जो लेवल है वो मैच नहीं करेगी। ये जो एडवांस चल रही है ये एसएससी, पर्टिकुलरली एसएससी मेंस, सीडीएस और सबके लिए है। तो ये तो जो मैं करवा रहा हूं उसके बाद में तो कुछ बचेगा ही नहीं। फिर चाहे आप कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम दो, एडवांस की बात कर रहा हूं। लेकिन जो अरिथमेटिक है वो हम इसके बाद में इसके लिए भी कर लेंगे, लेकिन जब तक वो नहीं आता, क्योंकि एक साथ तो सब कुछ हो नहीं सकता, तब तक आप रेफरेंस के लिए उसका फायदा उठा सकते हैं। दूसरी चीज, जो वो मैंने करीब करीब मेरे हिसाब से 65 या 70 के आसपास रीजनिंग के सेशन भी बनाकर डाले हुए हैं ऑलरेडी। अगर आप उनको कर लेते हैं तो ये मैं दावे से कह सकता हूं कि एसएससी में तो कुछ नहीं बचने वाला। यानी कि रीजनिंग का लेवल जो एसएससी का है वो पूरा कवर होता है, पूरा की पूरा, और वो सारा ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है। तो क्लासेस होंगी तब हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले आप उसका फायदा उठा सकते हैं। इधर देखो, अगर मैं डिवाइड करता हूं तो साइन थीटा से मैं साइन थीटा काट सकता हूं, 1/2 से 1/2 काट सकता हूं, तो यहां मुझे क्या मिलता है 14, और यहां क्या मिलता है मेरे को 85। तो 17/85, 17/85 ये इस ट्रायंगल का एरिया है, ये इस ट्रायंगल का एरिया है। तो बात खत्म हो चुकी है। ये छोटे वाला जो ट्रायंगल है उसका एरिया 17 में आता है, और जो बड़ा वाला है उसका एरिया किस में आता है, 85 में आता है। 17:85, 17:85। क्या गड़बड़ी की हम लोगों ने, अच्छा सॉरी, ये 17 कहां है, ये तो 14 है। 7 × 2 14 ही तो है, पता नहीं कॉन्सेंट्रेशन लैक हुआ, 17 पता नहीं कैसे लिख दिया। इट इज 14 भाई, क्लियर कट है, 7 का दुगुना 14 है, और ये 17 यहां था, पता नहीं कैसे हो गया। इसीलिए तो बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन का बहुत महत्व है। कॉन्सेंट्रेशन जरा सा डाइवर्ट हुआ नहीं, गलती हो जाएगी। तो 14:85 अगर हम बात करें तो ये आपके सामने मौजूद है। आपके पास ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब मैं आपसे बात करूं एग्जाम में कैसे करना है, ऐसे नहीं करना। एक बात बताइए मेरे को, इस एरिया को निकाला तो भी आपने 1/2 का इस्तेमाल किया, इस एरिया का निकाला तो भी 1/2 का इस्तेमाल किया, जब इस एरिया की बात की तो भी साइन थीटा का इस्तेमाल किया, जब इसकी बात की तो भी साइन थीटा का इस्तेमाल किया। तो जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है उसे लिखने की जरूरत ही क्या है, देयर इज नो नीड, उसे लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो आप सीधी बात क्या कर सकते थे, सीधी बात ऐसी कर सकते थे, जैसे देखिए ये आपके सामने, ये आपका छोटा वाला जो ट्रायंगल है ADE को मैंने 1 लिख दिया, और जो बड़ा वाला है उसे मैंने ABC को 2 लिख दिया। तो एरिया कैसे निकलेगा, दोनों में 1/2 1/2 है, लिखो मत। दोनों में साइन थीटा है, लिखो मत, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है, ऐसा ही रहने वाला है। आगे बात करें अगर, तो आप क्या कर सकते हैं, जरा देखिए, ये AD ये 2 है और ये 3 है, ये 7 है और ये 10 है। तो आप देखिए इसकी जो दोनों बाजू वाली साइड है वो क्या है, 2। तो इसी साइड में दोनों को ले लो, मतलब एक तो ये ट्रायंगल है छोटा वाला, एक बड़ा वाला, तो दोनों की साइड देखो, इसका कैसे आने वाला है बताओ, 2 × 7। तो ऊपर क्या करोगे, 2 × 7, ऐसा ही तो करोगे। और नीचे क्या करने वाले हो, 2 + 3 5, 5 मल्टीप्लाई क्या करने वाले हो 7, ये कितना है 17, ऐसा ही तो करोगे, बताइए। तो बजाय ऐसे लिखने के लिए, क्योंकि आपको इधर उधर देखना पड़ेगा, आप एक साइड को एक बार में निपटा लो, यानी कि 2 बटा क्या करोगे, ये छोटा वाला, बड़े वाले में क्या है 2 + 3 5, 2/5। अब इधर बात करें तो क्या होगा 7, और बड़े वाले में क्या होगा 7 + 10 क्या बताइए 17। तो मुझे लगता है ऐसा लिखने की जगह ऐसा, बात तो एक ही, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट थोड़ा सा टाइम का फर्क पड़ सकता है। प्रश्न संख्या आप आ जाइए 120 पर, 120 नंबर, मिलता जुलता प्रश्न है। PQR एक बड़ा ट्रायंगल है, ST इसके पॉइंट्स हैं। मैंने ये नहीं कहा
मैंने ये नहीं कहा मिड पॉइंट्स हैं, आई डोंट नो। आगे की इंफॉर्मेशन देखिए, इस बार थोड़ा अलग क्वेश्चन है ये। इस बार इसने एरिया दिया है और एरिया पूछा है। एक बार मैं आखिरी की जो लाइन है उस पर नजर डाल रहा हूं, जरा देखो क्या है। इफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल STQR, STR क्यू होना चाहिए, कोई बात नहीं, STQR 209 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं बात करूं यहां पर जो STQR जो दे रखा है, STRQ एक ही बात है, कोई बात नहीं, टाइपिंग एरर है ये, कोई दिक्कत नहीं है। उसका क्षेत्रफल दिया है इसने 209, ये वाला जो एरिया दिया है उसने वो दिया है 209 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपसे पूछा गया एरिया ऑफ PST, ये वाला एरिया उसने पूछा है, ये प्रश्न है। इस बार ये दिया है और ये आपसे पूछा है। जरा एक बार बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, इसको स्पेस के लिए अपन आगे बनाते हैं। PQR, जरा देखिए, एक बड़ा ट्रायंगल है और ये जो बड़ा ट्रायंगल है वो PQR है। बीच में कहीं दो पॉइंट्स बनते हैं S और T। ये वाला जो दिया है वो 209 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, ये 209 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। PS और SQ 3-5 है, PS और SQ 3 और 5 के अनुपात में है। और उधर PTTR 4-7 है, PTTR 4-7 है। ये उसने हमें इंफॉर्मेशन दी और ये हमसे पूछा गया, सवाल यही है। आपको भी मैंने क्या बताया था, पहले एक बार थियोरेटिकली समझ लीजिए, फिर पॉज कीजिए, खुद से कीजिए, फिर वापस देखिए कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अभी आपने जो पिछले क्वेश्चन में किया उसमें आपने इस छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल का रेशो निकाल लिया था। तो इस बार भी आप ऐसा कर सकते हो कि छोटे वाले और बड़े वाले का मतलब कंप्लीट उसका रेशो निकाल सकते हो। तो सोचो, अगर मैं बड़े वाले में से अगर इस छोटे वाले को लेस कर दूं तो इसका रेशो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो बड़े वाले का रेशो भी आ जाएगा, छोटे वाले का भी आ जाएगा और इसका भी आ जाएगा। लेस करने से तीनों आ जाएंगे। तीनों में से जो इंफॉर्मेशन दी है उसके साथ उसका रेशो लगा लीजिए, काम हो जाएगा। जरा देखो कैसे। अगर मैं आपको यहां सिखाने के लिए बात करूं, ट्रायंगल 1, जो ट्रायंगल 1 है वो क्या है बताइए, PST। अब मैं सीधा रेशो निकालने की कोशिश कर रहा हूं। और दूसरा जो ट्रायंगल है बड़ा वाला वो क्या है बताइए, वो PQR है। अगर मैं इन दोनों के रेशो निकालने की बात कर रहा हूं तो आप मुझे अलाउ करेंगे कि 1/2 को मैं स्किप कर सकता हूं ऊपर और नीचे दोनों से, क्योंकि अगर मैं लिखूंगा तो भी कट जाएगा वो, अगर मैं लिखूंगा तो भी कट जाएगा। तो अगर मैं इधर बात करूं तो क्या करूं, 3। और आपको अभी मैंने क्या सिखाया था, आप चाहें तो 3 × 4 ऊपर कर दीजिए और चाहें तो 3 और 3 में 5 जोड़कर 8 बोल सकते हैं। तो 3 बटा क्या बोल सकते हैं, 8। क्या मेरी बात समझ पा रहे? तो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है उसकी एक साइड 3 है, क्योंकि दोनों का कॉमन एंगल ये है, और जो कॉमन एंगल है उसको हम क्या मान के चल रहे हैं, थीटा मान कर चल रहे हैं। तो ये 3 है और ये क्या है, 8 है। इधर बात करें अपन तो ये 4 है और 11 हो जाएगा। तो 4 बटा क्या हो जाएगा बताइए, 11। तो ये अगर मैं बात करूं तो ऊपर तो ये 4 से काट दो 2 बार ताकि रेशो कम से कम बना रहे। तो ये 3 और 22 समझ में आ रहा है। 3 किसका रेशो समझ में आ रहा है? देखो मैं आपके सामने लिखना चाहता हूं रेशो में। ये तो आपका ट्रायंगल 1 है छोटा वाला, PST, दोबारा नहीं लिख रहा, PST। और ये आपका बड़ा वाला है, ये क्या है, PQR। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इसका रेशो 3 है, इसका रेशो 22 है। तो जो क्वाड्रिलेटरल आपके सामने बच गया, कौन सा बच गया, STRQ, इसका रेशो क्या 19 नहीं होना चाहिए? मुझे आप ये जानकारी दीजिए, जस्ट टेल मी कि क्या ये 19 होगा या नहीं होगा बताइए। क्योंकि ये वाला जो छोटा वाला ट्रायंगल है PST, उसका रेशो आ रहा है 3, ये छोटे वाले का रेशो है 3 और ये बड़े वाले का रेशो है 22। तो अगर इस बड़े वाले में से, इस बड़े वाले PQR में से, ये कैसे आया हमारे पास में, हमने PQR बड़े वाले ट्रायंगल में से जो छोटे वाला ट्रायंगल है यानी कि PST उसे घटा दिया, तो जो डिफरेंस आया वही क्या हुआ, STRQ। अब आपसे क्या कहा गया, मैं आपसे बताता हूं। रेशो एंड प्रपोर्शन जब हम लोग पढ़ते हैं तो पता है उसकी चाबी में हमेशा क्या सिखाता हूं, मैं हमेशा यह सिखाता हूं कि रेशो में एक का वैल्यू पता होना चाहिए, काम हो जाएगा। अब रेशो में क्या दिया है वो देखो, उसने क्या दिया, इस क्वाड्रिलेटर का एरिया 209 दिया और PST का एरिया पूछा। तो ये 19 की वैल्यू दी है इसने, 209 19 की वैल्यू दी है।
19 रेशो में है और इस क्वाड्रिलेटरल का रेशो जो 19 है उसकी वैल्यू दी है 209 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रेशो में एक का मतलब क्या हो गया 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसने क्या पूछा हमसे पूछा छोटा वाला ट्रायंगल। तो ये जो ट्रायंगल 1 है छोटा वाला उसका रेशो क्या है 3 है। तो 11 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। 33 सेंटीमीटर स्क्वायर तो ऑप्शन में कहीं है ही नहीं हमारे पास। पीएसटी का उसने पूछा। अगर हम बात करें कोई बात नहीं, कोई खास बात नहीं है, आप कहीं ना कहीं इसमें कुछ एरर हुई है, डजंट मैटर, आप इसको ठीक कर लीजिए क्योंकि ये तो बहुत ही क्लियर कट है। जो ऑप्शंस हैं उसकी टाइपिंग एरर है कुछ ना कुछ। तो आप इस 93 को 33 कर लीजिए, 33 कर लीजिए। जरा देखिए कोई हमसे गलती तो नहीं हुई, बहुत जल्दी से देखिएगा। अगर मैं बात करूं यहां पर 3 5 4 7 3 5 4 7 3/8 है, 4/11 है, 4 से हमने काट दिया रेशो में। तो मैं बात करूं ये 3 और 22 बच गया, डिफरेंस 19 होता है। तो ये बिल्कुल सही है। और 19 की वैल्यू उसने 209 दी है ये वाला। तो 19 की वैल्यू अगर 209 है तो ये तो कितना है 3 ही है। तो एक का मतलब कितना हुआ 19 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा 11 बार जा रहा है। ये बिल्कुल सही आंसर है। 33 सेंटीमीटर स्क्वायर इज ए करेक्ट आंसर। कमेंट मत कीजिएगा, इसको आप ठीक कर लीजिए, टाइपिंग एरर है ऑप्शंस में। तो ये क्या बनेगा 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बात समझ पा रहे हैं? अगर वो आपसे पूरा पूछ लेता तो, अगर वो आपसे पूरा पूछ लेता PQR, अगर वो आपसे PQR पूछ लेता तो रेशो में एक का मतलब तो 11 आ ही गया और टोटल कितना है ये 22 है। तो आप इसको 22 से मल्टीप्लाई कर देते यानी कि 242 हो जाता। 242 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है बात को समझ पा रहे हैं। अगला प्रश्न पर आते हैं। एक बहुत ही शानदार प्रश्न है 121। बहुत अच्छा प्रश्न है, जरा ध्यान दीजिएगा। अपन इसको आगे ही बना लेते ज्यादा अच्छा रहेगा। PQRSTU, जरा देखिए कैसे उसने बोला है, जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो इसने जो ट्रायंगल लिया बड़ा वाला वो PQR है। ये मिड पॉइंट्स नहीं है, ये अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर ये मिड पॉइंट होते तो इन चारों का एरिया बराबर बराबर आता। ये मैं ऑलरेडी मिड पॉइंट थ्योरम में आपको सिखा चुका हूं। ये मिड पॉइंट नहीं है। यहां पर क्या है STU, ये पॉइंट S है, ये T है और ये U है। ये मिड पॉइंट नहीं है, ये पैरेलल भी नहीं है, बस ये ऐसा बना हुआ है। आगे की इंफॉर्मेशन क्या है और पूछा क्या है जरा देखिएगा। PSSQ 5:2, यानी कि ये अनुपात में 5 है तो ये अनुपात में 2 है। आगे क्या बोला गया PTTR 1:4 है। अगर ये अनुपात में 1 है तो ये अनुपात में 4 है। और एक इंफॉर्मेशन और होगी, वो क्या है QUUR 3:5। तो ये 3 अनुपात क्या है बताइए 5। तो ये आपको रेशो दिए गए इस तरह से। आगे इंफॉर्मेशन में क्या दिया, ट्रायंगल STU का एरिया 105 सेंटीमीटर स्क्वायर है। STU ये वाला जो एरिया है वो 105 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो PQR का क्षेत्रफल बताइए। ये वाला जो है 105 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कौन सा वाला, देखो मैं कलर चेंज करके बताता हूं आपको। जो मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं ये वाला जो ट्रायंगल है, ये बहुत ज्यादा अच्छा प्रश्न है, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा हु बहू। तो ये वाला जो ट्रायंगल है इसका एरिया मुझे पता है 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये पता है तो मैं ये भी निकाल सकता हूं, ये भी निकाल सकता हूं, ये भी निकाल सकता हूं, और जब अलग ये तीनों निकाल सकता हूं तो फिर इनमें से कोई 2 भी निकाल सकता हूं, कैसे भी निकाल सकता हूं। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार के लिए आपको क्या कोशिश करनी चाहिए, वंस एक बार आप पॉज करें और पॉज करके आप इसको करने की कोशिश करें। आपको मैं संकेत देना चाहता हूं, एक मैसेज दूं अगर समझाने के लिए। तो एक बात बताइए, अभी जो पिछले प्रश्न अपन कर रहे थे उस पिछले प्रश्न में हमें ये 2 लाइन नजर नहीं आ रही थी। इसको ये बराबर है ऐसा मत मानना, चलो मैं दूसरा बना ही नहीं रहा। ये जो 2 लाइन है ये नजर नहीं आ रही थी। आप जरा समझने की कोशिश कीजिए, ये 2 लाइन नजर नहीं आ रही थी और आप क्या करते थे, इस ट्रायंगल पूरे से आप अनुपात निकाल लेते थे, इस ऊपर वाले का इस पूरे वाले से अनुपात निकाल लेते थे क्या? तो आप मुझे ये बताइए
इस ऊपर वाले का इस पूरे वाले से अनुपात निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? तो इस एक ट्रायंगल का इन चारों ट्रायंगल से अनुपात निकल सकता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वर्टेक्स पी से देखेंगे, उसी तरह से वर्टेक्स क्यू से भी देख सकते हैं और वर्टेक्स आर से भी देख सकते हैं। तो आपको हर जगह पर मेरी बात समझ आ रही होगी। आप वीडियो को पॉज कीजिए मेरे कहने से और करने की कोशिश कीजिए। दैट्स ए वेरी वेरी एंड वेरी गुड क्वेश्चन। अब पॉज तो आपने अपने हिसाब से करना है, मेरे को पॉज करने का फायदा नहीं, रिकॉर्डेड सेशन है। एक बार जरा बोर्ड पे देखिएगा, मैं आपके सामने इसको करने की कोशिश करता हूं। बहुत ज्यादा बोर्ड पर ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात अगर मैं आपको यहां पर देखो ट्रायंगल जो बड़ा वाला है, सारे बच्चे समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं इसको एक नाम दे देता हूं, ये ट्रायंगल 1 है, ये ट्रायंगल 2 है, ये ट्रायंगल 3 है। सपोज ये ट्रायंगल 1 है, ये ट्रायंगल 2 है, ये ट्रायंगल 3 है। और जो बड़ा वाला है, वो बड़ा वाला जो ट्रायंगल है, बड़ा ट्रायंगल, उस बड़े वाले को मैं 4 नाम दे देता हूं। यानी कि मैं एक का कंपैरिजन 4 से करूं तो ये पूरा आ जाएगा, यानी कि पी क्यू आर। क्या मेरी बात को समझ पा रहे? अब एक बार आप समझिएगा, फिर बातें क्लियर हो पाएंगी। देखो रेशो की बात हो पाएगी। अभी एक बार रेशो निकालते हैं, फिर हम इसको कंपेयर करेंगे। एक बार जरा देखिए, अगर मैं ट्रायंगल, मैंने क्यों नाम दिया ये 1 2 3, ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े। एक का मतलब क्या है? पी एस टी। 2 का मतलब क्या है? क्यू एस यू। 3 का मतलब क्या है? आर यू टी। समझ पा रहे हैं? और 4 का नंबर क्या है? पी क्यू आर। ये 4 ट्रायंगल है। 5वां भी है, लेकिन ये तो आपको गिवन है। अब जरा देखिए, अगर मैं ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 4 में कंपैरिजन करना चाहूं, अगर ट्रायंगल 4 क्या है भाई? 4 तो पूरा ही है, और हमने यही किया था पिछले 2 प्रश्नों में। अगर मैं ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 4 का कंपैरिजन करना चाहूं, इस एक के लिए लिख देता हूं, अगले से नहीं लिखूंगा, यानी कि पी एस टी, और यहां पर क्या है बताइए? पी क्यू आर। समझ पा रहे आप? अगर मैं इनका कंपैरिजन करना चाहूं तो कैसे करूंगा बताओ? मैंने कहा या तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दे, 5 मल्टीप्लाई 1, और नीचे क्या करेंगे? ये कितना हो गया? 7 मल्टीप्लाई 5। या फिर मैंने आपको तरीका जो बताया वो ज्यादा अच्छा है, ऊपर रख लो 5 और नीचे 5 में 2 जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 7। और इधर रख लो 1 में 4 जोड़ो तो क्या हो जाएगा? 5। इस 5 से 5 कट गया, 1/7 आ गया। यानी मैं कहूंगा कि अगर ये वाला जो ट्रायंगल है पी एस टी, इसका रेशो 1 है। जैसे मान लीजिए अगर मैं अभी तक की इंफॉर्मेशन में आपको यह कहूं कि ये जो ट्रायंगल पी एस टी है, ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है वो 700 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। या फिर मैं कहूं कि बड़ा वाला मेरे को कोई कह दे कि 350 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये छोटा वाला 50 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन किस में निकल कर आ रही है? रेशो में निकल कर आ रही है। इसी तरह से अगर मैं ट्रायंगल 2 की बात ट्रायंगल 4 से करूं, ट्रायंगल 2 का मतलब क्या है? ट्रायंगल 2 का मतलब यह है क्यू एस यू, और ट्रायंगल 4 तो वही था पी क्यू आर, बड़ा वाला। तो हम कैसे करते हैं जरा देखिए। इस बार 2 का पूरे से हो रहा है, तो वर्टेक्स क्यू से देखेंगे आप इस तरह से, यानी कि 2/7। मेरी बात समझ पा रहे? ये 2 है और पूरे में ये 7 है, तो 2 बटा क्या होगा बताइए? 7। और इधर मैं बात करूंगा अगर इस एंगल में, तो 3 तो ये है और पूरे में 8 है, तो 3 बटा क्या होगा बताइए? 8। मेरी बात समझ पा रहे? 2 से इसको काट सकते हैं 4 बार, तो ये 3/28 हो गया। 3/28 क्या है? रेशो है। किस किस में? इस ट्रायंगल नंबर 2 में और इस पूरे नंबर 4 में, यानी कि ओवरऑल। एक कंपैरिजन और करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। देखो मैंने भी बहुत दिमाग लगा रखा है। आप सोचो इतने साल हो गए, तो मैं भी आपको यही बताने की कोशिश करता हूं कि बेस्ट तरीका क्या है। अब जरा देखिए, आपकी जब प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाती है ना, तो ये तामझाम बहुत जल्दी से हो जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आप मुश्किल से मुश्किल 30-40 सेकेंड्स में इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बहुत अच्छी प्रैक्टिस के बाद। अब देखो, अब मैं ट्रायंगल 3 का कंपैरिजन करूंगा ट्रायंगल 4 से। और ट्रायंगल 3 क्या है भाई? वही आर टी यू। और अगर मैं 4 की बात करूं, तो 4 तो वही है पी क्यू आर। 4 तो वही है पी क्यू आर। अब मैं अगर बात करूं इस आर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं यहां जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग, यहां क्या करूंगा बताइए? 4 और ये 4 + 1 5, यानी कि 4/5। अब आप पहले ही उधर लो चाहे इधर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि न्यूमरेटर तो वही रहेगा, डिनोमिनेटर भी वही रहेगा।
इस आर से देखो तो 5 और 5 प्लस 3 8, तो 5 बटा क्या रहेगा बताओ 8। अगर मैं यहां पर 5 को 5 से काट दूं और 4 से 8 को काटूं तो 1/2 नजर आता है। अब आप मेरे को एक बात बताइए, सारे के सारे बच्चे समझने की कोशिश कीजिए, ये 7 क्या है, ये पूरा पी क्यू आर है। ये 28 क्या है, ये पूरा पी क्यू आर है। ये 2 क्या है, ये पूरा पी क्यू आर है। क्या रेशो में एक ही चीज के रेशो 3 अलग अलग हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। तो हमें क्या करना होता है, हम इनका रेशो एक समान बनाते हैं, यही कायदा कानून है। अगर हम देखें तो एक समान बनाने में, जैसे अगर मैं 3:4 को अगर मेरी सुविधा के लिए 30:40 बोल दूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, क्योंकि अगर समान संख्या से अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें अगर मैं देख पा रहा हूं तो 7 का 4 गुना 28 आसानी से किया जा सकता है और 2 का 14 गुना 28 भी आसानी से किया जा सकता है। तो आप मुझे परमिट करें तो इसका 4 गुना करके मैं 4/28 बोल सकता हूं, और इसका, ये तो 28 है ही तो इसको 3/28 रहने दो और इसको 14/28 बोल सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये तो कट के 1/2 होता है। वो तो सही है, लेकिन मैं तो इसकी बात कर रहा हूं ना, मेरा फोकस इस पर है कि ये जो रेशो है, ये वाला रेशो ये बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मुझे बताइए। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो पहले वाला ट्रायंगल है, ये 1 नंबर, उसका रेशो आया 28 में से 4, ये 28 में से 3 और ये 28 में से 14, तो ये 4 + 3 7 21 हो गया, तो बचा 7। तो इसका जो रेशो है वो 7 है, और 7 का मतलब 105 है, तो 1 का मतलब 15 हो गया, और 1 का मतलब 15 हो गया, तो ये पूरा 28 है। 14 3 42, 420 आंसर है, 420। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब जरा देखिए बोर्ड पे, सारे के सारे बच्चे समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो अगर मैं रेशो में बात करूं, देखो अब मैं नाम तो क्या लिखूंगा, ये सब कुछ लिखा हुआ है। ये ट्रायंगल 1 है, ये ट्रायंगल 2 है, और ये ट्रायंगल 3 है, और समझिए ये ट्रायंगल कौन सा वाला है, 4 नहीं बोल रहा हूं, ये वो वाला है जो आपको दिया है STU। इन चारों में रेशो को लेकर कंपैरिजन कीजिएगा। ये चारों को मिलाकर के क्या बना, PQR। इन चारों को मिलाकर क्या बना, PQR। और PQR का रेशो क्या रहा, 28। तो इनका योग 28 होना चाहिए। इस 28 में से ये पहला वाला कितना रख रखा है, 4, दूसरा वाला कितना रख रखा है, 3, तीसरा वाला कितना रख रखा है, 14, तो ये मिलाकर कितना हुआ, 21, और टोटल कितना होना चाहिए, 28। तो ये वाला कितना होना चाहिए, 7। 7 क्यों आया ये, क्योंकि 28 में से अगर मैं 21 घटाऊंगा तो ये 7 आएगा। और यहीं पर खत्म करते हैं काम को। ये जो 7 है रेशो में, ये जो 7 है रेशो में, इसकी वैल्यू दी गई है 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रेशो में 1 का मतलब कितना हुआ, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है PQR। अरे तो ये मिलाकर के जो 28 है, ये 28 PQR ही तो है रेशो में। तो 28 की वैल्यू आप 28 × 15 करेंगे तो क्या आएगा, 420 सेंटीमीटर स्क्वायर, 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स ए वेरी वेरी एंड वेरी गुड क्वेश्चन। हमने कहीं पर भी ना साइन थीटा लिखने की कोशिश की, ना कहीं पर हमने 1/2 लिखने की कोशिश की। आप एक बार बहुत ही जल्दी से देख लीजिएगा, 30 सेकेंड्स में रिकैप करते हैं। PQR, उसने ये रेशो दिए PS और SQ के, PT और TR के, QU और UR के, ये रेशो उसने दिए। हमने क्या किया, हमने इसका नाम रखा पहला ट्रायंगल, ये दूसरा, ये तीसरा ट्रायंगल। तो पहले की कंपैरिजन हमने पूरे से कर लिया, दूसरे का हमने पूरे से कर लिया, तीसरे का हमने पूरे से कर लिया। ये कंपैरिजन आपके सामने है। ये रेशो आया 7 पूरे का, ये 28 और ये 2। अब ये जो पूरा ओवरऑल जो ट्रायंगल है उसका रेशो तो एक जैसा आना चाहिए। तो 7, 28 और 2 एलसीएम के नाम पर 28 ही हमें सूट कर रहा था, तो हमने 4 गुना कर लिया, तो ये 28 तो ये भी 4 होगा, और ये भी 28 तो ये 14 होगा। तो इससे मुझे पहला ट्रायंगल यानी कि ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और पूरे का मिलाकर 28 है तो चौथा ये, इसका रेशो निकल गया। जो चौथा है उसमें 7 की वैल्यू 105 है, तो 1 की वैल्यू आप क्या करेंगे भाई, 7 की वैल्यू 105 है तो 1 के लिए 7 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, और 1 अगर 15 है तो ओवरऑल 28 है,
और 28 की वैल्यू क्या होगी, 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं अपन लोग 122 पर, ध्यान दीजिएगा। ये आपके सीजीएल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। किसी त्रिभुज एबीसी के अंतर्गत अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए ट्रायंगल एबीसी, इट टचेस द साइड्स AB, BC and AC at the points R, P, Q respectively. If AQ, PC, BR दिया हुआ है तो पैरामीटर आपसे पूछा गया है 10, 16, 32 आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको ये चीजें ऑलरेडी बता रखी हैं पिछले सेशंस में। देखो क्या बोल रहा है वो, बहुत ही ज्यादा आसान प्रश्न है। उसने कहा एक ट्रायंगल है ABC, ये ABC है, और इसने कहा एक सर्कल बनाया गया इसके अंदर, एक सर्कल बनाया गया इसके अंदर, और सर्कल इस तरह से बनाया गया कि ये इस AB, BC और AC को टच करता है। तो AB को कहां टच करता है, AB को टच करता है R पॉइंट पर, और BC को कहां टच करता है, P पॉइंट पर, और इसे टच करता है Q पॉइंट पर। आगे क्या बोला गया, AQ ये 4.5 है, 4.5, PC ये 5.5 सेंटीमीटर है, और BR ये 6 सेंटीमीटर है। आपसे ये पूछा गया कि इस ट्रायंगल ABC का पैरामीटर क्या है। आपको बहुत अच्छे से पता है, अगर कोई भी सर्कल हो, हालांकि सर्कल हमने नहीं किया, लेकिन मैंने आपको ये बहुत अच्छे से सिखा दिया था पिछले सेशंस में कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से अगर आप यहां पर दो टेंजेंट बनाते हैं, कभी भी अगर ये O पॉइंट है और ये P है और ये Q है, तो जहां ये सर्कल को टच करती है तो OP हमेशा OQ के बराबर होगी। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और जब सर्कल करेंगे तो बारीकी से भी कर लेंगे, बट ये ट्रायंगल के अंदर आता है तो मैंने इसको करवा रखा था। आप जरा देखिए, इस पॉइंट A से समझने की कोशिश कीजिए, AQ और AR जो टेंजेंट है ये दोनों बराबर होनी चाहिए। इसी तरह से इस पॉइंट C से, वर्टेक्स C से CQ और CP भी बराबर होनी चाहिए, और इसी तरह से वर्टेक्स B से BP और BR भी बराबर होनी चाहिए। बताइए ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये जितना है उतना और मिलेगा, ये जितना है उतना और मिलेगा, तो ये जितना है उतना और मिलेगा, तो यानी जितना है उतना और मिलेगा। तो बजाय मैंने इसको निकालने की और फिर जोड़ूं, इसको निकालने की फिर जोड़ूं, इसको निकालने की फिर जोड़ूं, मैंने इनको जोड़ा तो ये बना 10 और 6 16, तो मेरे को अभी 16 दिख रहा है। इसका मुझे जस्ट डबल करना है। उम्मीद है समझ पा रहे हैं। 32 हमारा राइट आंसर है। 123 पर आइएगा। यह आपके सीजीएल मेंस में पूछा गया प्रश्न है, और एक बहुत ही शानदार प्रश्न है। इन द गिवन फिगर PQRS इज ए क्वाड्रिलेटरल, तो ये PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है, और आगे क्या कहा गया, इफ QR इज 18 सेंटीमीटर, ये जो QR है ये 18 सेंटीमीटर दिया गया है, और PS 9 सेंटीमीटर दिया है, ये PS जो है वो 9 सेंटीमीटर दिया है। देन व्हाट इज द एरिया इन सेंटीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। आपको इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए। इसको बहुत अच्छे से करने के लिए अच्छा होगा अपन इसको अगले पेज पर लेते, जरा ध्यान दीजिएगा, सारे के सारे स्टूडेंट्स अटेंशन दीजिए। देखो थोड़ा मेरे को स्पेस चाहिए, तो इसने जिस तरह से यहां पर बनाया बिल्कुल उसी पैटर्न पे अपन ले लेते हैं इसको, और बेस जो इसने बनाने की कोशिश की वो थोड़ा सीधा बनाने की कोशिश की है, कुछ इस तरह से देखो, और नाम क्या रखा, PQRS। PQRS, ये उसने बोला हमें 18 सेंटीमीटर है, ये उसने बोला हमें 9 सेंटीमीटर है, क्योंकि देखो इंफॉर्मेशन दिया था ना, ये Q जो है 18 सेंटीमीटर है, ऊपर लिखा हुआ है PQ, QR 18 सेंटीमीटर है, तो QR है, ये ऊपर पढ़ा था अपन ने तो इंग्लिश वर्जन में, QR 18 सेंटीमीटर है, और PS ये वाला 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये 18 है, ये 18 है, और ये 9 सेंटीमीटर है, और जो एंगल्स हैं वो 150 60 60 है, यानी कि ये वाला एंगल जो है वो 150 डिग्री है, ये वाला 60 है, और ये वाला भी 60 है।
इसको हम दो तरह से कर सकते हैं, दो मेथड है करने के। सबसे अच्छा मेथड क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। मैं क्या आपको क्वाड्रिलेटरल पढ़ा रहा हूं? अभी तक तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं क्वाड्रिलेटरल। अपन करेंगे इसके दो एक सेशन क्वाड्रिलेटरल, तो केवल क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे सारी। लेकिन अभी हम ट्रायंगल की बातचीत कर रहे हैं, तो हम जरा इसको उसी कॉन्सेप्ट से सीखते हैं जो ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट है। आप एक काम कीजिए, आप इस QP को आगे बढ़ा दीजिए और आप इस RS को भी आगे बढ़ा दीजिए। अब चूंकि ये बोर्ड पर थोड़ा ऐसा है, कोई बात नहीं, आप इसको यूं समझ लीजिएगा ये आगे बढ़कर मिल गया, वरना मुझे दोबारा बनाना पड़ जाएगा। तो PQRS, इसको अपन T पॉइंट मान लेते हैं, इसको अपन क्या मान लेते हैं, T पॉइंट मान लेते हैं। तो मुझे आप एक बात बताइएगा, सारे के सारे स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं आपसे एक ट्रायंगल, अगर मैं आपसे ट्रायंगल TQR की बात करूंगा, अगर मैं ट्रायंगल TQR की बात करूंगा, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल में से इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया घटा सकता हूं। यह इंफॉर्मेशन मुझे साफ साफ दिख रही है। कैसे दिख रही है वो जरा देखिए। आप मुझे बताइए, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है TQR, क्या इसका ये वाला एंगल भी 60 डिग्री नहीं हो जाएगा? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम तो हमेशा ही 180 डिग्री होता है। ये 60 और 60 गिवन है, ये एज इट इज एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये 60 और 60 गिवन है, तो ये 60 बचा। और अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ तो फिर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स बराबर होनी चाहिए। इसकी एक साइड हमें पता है 18 सेंटीमीटर, अगर एक पता है तो ये TQ भी 18 होगी और ये TR भी 18 होगी। बताइए होगी कि नहीं होगी? बल्कि हमें तो उन दोनों से मतलब भी नहीं है, हमें तो एक से ही काम चल जाएगा। मैंने आपको ये प्रूफ करके भी बताया था कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में एरिया का फॉर्मूला कैसे आता है। आपको ध्यान है, वही ए करके और ए के बीच में एंगल मान के सारा बता चुका मैं। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, √3/4 A²। बताइए ऐसा होता है कि नहीं होता? तो मैं क्या करूं, √3/4 और a कितना, यहां पर a का मतलब है साइड, तो 18 × 18। इसको 4 को काट दीजिए 2 × 2 फैक्टर में, और 2 से काट लीजिए 9 × 9। भाई इसको 2 और 2 कह सकते हैं, 2 से काट लो, 4 से तो कटता नहीं है, 2 से 2 कट सकता है। तो ये क्या आ गया, 81 √3 काई में दे रखा है सेंटीमीटर में, तो ये एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये 81 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको एरिया मिल चुका। काहे का मिल गया भाई, TQR का, क्योंकि ये 60 डिग्री गिवन है, ये 60 डिग्री गिवन है, तो ये 60 डिग्री हमने निकाल दिया। तो हमारी नजर में ये बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया तो इसका फॉर्मूला हमारे को पता ही है, एक साइड चाहिए होती है बस, और वो साइड थी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो एरिया निकल कर आ गया। अब थोड़ी सी जानकारी जरा देखिएगा। आप मुझे एक बात बताइए, एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है ना। स्ट्रेट लाइन पर अगर एंगल बने तो उसका सम हमेशा 180 होता है। तो मुझे आपसे ये जानकारी चाहिएगी कि क्या ये 30 डिग्री नहीं बचेगा? अगर मैं ट्रायंगल TPS की बात करूं तो 60 तो ऑलरेडी पता था, वो इससे पता लग गया था, क्योंकि इसको जब हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया तो ये 60 बनाना पड़ा। इस स्ट्रेट लाइन पर 180 होता है, 180 में से 150 पता था, तो ये 30 बनाना पड़ा। अगर ये 30 और ये 60 है तो फिर ये 90 बन जाएगा। आप शेप पर मत जाना, शेप कैसी बनी है, ये यो बनेगी, क्योंकि ये स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने ऐसा बना दिया। ये 90 डिग्री बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बताइए है या नहीं? आपको बहुत अच्छे से पता है, आपको बहुत ज्यादा अच्छे से पता है। देखो मैं आपको यहां पर बताता हूं, अटेंशन दीजिएगा। जब मैंने आपको हाइट एंड डिस्टेंस समझाया, जब मैंने आपको हाइट एंड डिस्टेंस समझाया तो मैंने आपको बताया था अगर ये 30 है, ये 60 है और ये 90 है, तो मैंने आपको इनका रिलेशन बहुत अच्छे से समझा रखा है। बताइए समझा रखा कि नहीं समझा रखा? मैंने आपको कहा था 30 के सामने अगर यूनिट या रेशो 1 होता है, अगर 30 के सामने रेशो 1 होता है तो 60 के सामने इसको √3 से मल्टीप्लाई करते हैं रेशो में, और 90 के सामने रेशो में क्या बनता है, 2 बनता है। ये बातें मैं ढेरों बार कर चुका हूं, बल्कि हाइट एंड डिस्टेंस ही नहीं, बल्कि मैंने आपको 2-3 दिन पहले ज्योमेट्री में भी ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। इसकी जरूरत कहां पड़ रही है?
इसकी जरूरत यहां पड़ रही है। इधर देखो, आप देखो ये 30 60 90 है, 30 60 90 है, 30 60 90 आपको सिखा रखा है, 45 45 90 आपको सिखा रखा है। बताइए सिखा रखा है कि नहीं? इधर देखो, अगर हम बात करें तो आपको अगर इनमें से कोई भी एक साइड पता है, कोई सी भी, ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो तीनों के रेशो तो फिक्स्ड होते हैं, तो एक पता है तो बाकी दो निकाली जा सकती है। आप एक बात बताइए, आप इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? क्योंकि इस पूरे ट्रायंगल में से इस ट्रायंगल का एरिया घटाएंगे तभी तो आंसर आएगा इस क्वाड्रिलेटरल का। तो ये जो ट्रायंगल आपके पास में टीपीएस है, इसका एरिया कैसे आएगा बताइए? अगर एरिया की बात करूं मैं, अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया हमेशा क्या आता है? 1/2 मल्टीप्लाई, दो साइड्स चाहिए मेरे को, दो साइड्स चाहिए और दोनों के बीच का एंगल चाहिए। तो एंगल तो तीनों मौजूद हैं, 60 भी है, 90 भी और 30 भी है, लेकिन साइड केवल ये 9 सेंटीमीटर है। अगर मेरे को ये टीएस मिल जाए तो भी काम चल जाएगा मेरा, अगर मुझे टीएस मिल जाए तो भी काम चल जाएगा मेरा, और अगर मेरे को टीपी मिल जाए तो भी काम चल जाएगा मेरा, क्योंकि टीपी मिल गई तो इन दो साइड का पता लग गया, बीच का एंगल पता है। अगर मेरे को टीएस मिल गई तो दो साइड का पता लग गया, बीच का एंगल पता है। कोई भी एक निकाल लो, और निकालना बड़ा आसान है। कैसे निकालना आसान है? क्या समझा रखा है? 30 के सामने रेशो 1 होता है और 60 के सामने जो आता है वो इसको √3 से मल्टीप्लाई करने पर आता है। तो 60 के सामने जो है वो पता है, तो जो 60 के सामने पता है 30 के सामने निकालोगे तो ये कैसे आया होगा? ये 30 के सामने वाले में √3 से मल्टीप्लाई करने से आया होगा, तो इसमें √3 से डिवाइड करेंगे, और √3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3√3। क्या आएगा? 3√3। क्या मेरी बात को समझ पा रहे? अगर इसमें मैं √3 से डिवाइड करूंगा तो 3 × 3 और 3 कट जाएगा, √3 ये बनेगा। और आप चाहें, अगर आपको 30 के सामने पता है तो 90 के सामने जस्ट इसका डबल होता है। 30 के सामने जो भी होता है 90 के सामने जस्ट डबल होता है। एक बार समझाने के लिए लिख रहा हूं, काम तो हमारा खत्म हो चुका, क्योंकि हमें दो साइड चाहिए थी और इनके बीच का एंगल चाहिए, तो वो मिल गया, आ जाएगा। फिर भी अगर आपको समझाने के लिए 90 के सामने ये है, 30 के सामने ये, तो 90 के सामने इसका डबल होगा, और डबल होगा तो क्या होगा? 6√3। मैंने सिर्फ आपको सिखाने के लिए दोनों निकाल दिए। अब आपको एरिया निकालना है, जैसे दिल करे वैसे निकाल लो। आप देखो sin 90 1 होता है, sin 90 क्या होता है? 1 होता है, तो अपन इसको उठा लेते हैं। तो क्या करें बताओ? एक साइड तो 9 है और दूसरी क्या है? 3√3 मल्टीप्लाई sin 90, और sin 90 का कोई मतलब नहीं है, sin 90 1 होता ही है। तो ये कितना बन गया? ये कटता तो है नहीं, तो 27√3, 27√3/2, 27√3/2 ये इसका एरिया आ गया। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई बच्चा ये ना करके उधर करता तो क्या करता? कोई बात नहीं, 1/2, एक साइड तो 9 है और दूसरी साइड क्या है? 6√3 है। अब मुझे बीच का एंगल चाहिए। इधर तो sin 90 को 1 बोल दिया, इधर तो sin 30 है। sin 30 को क्या बोलते हैं? 1/2। sin 30 को क्या बोलते हैं? 1/2। इस 2 से मैं इसको काट सकता हूं 3 बार, तो 9 तिया कितना होता है? 27। 27√3/2। क्या कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रायंगल का एरिया अगर आपको तीनों साइड्स पता है, तीनों एंगल पता है, तो तीनों तरह से निकल सकता है और वो एक ही तो आएगा। अब बात खत्म करते हैं। आपको इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया मालूम चल गया। देखो टाइम इसलिए लग जाता है क्योंकि मैं सिखाना अच्छे से चाहता हूं। हम एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं है, हम क्लासरूम में हैं। छोटी छोटी बातों का ध्यान दीजिएगा। ये मेंस लेवल के क्वेश्चंस हैं जो मैं भी करवा रहा हूं। पिछले दोनों तीनों भी मेंस में आए हुए क्वेश्चंस थे, ये भी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हम आगे बात करें तो अब मेरे को क्या करना है? इस बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दूं तो क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। तो क्वाड्रिलेटरल कौन सा बताइए? ये PSRQ। इसका एरिया निकालेंगे तो क्या करेंगे? बड़ा वाला क्या है? 81√3, उसमें से मैं 27√3, कितना बढ़िया काम है, √3 इतना आसानी से हो जाएगा। ये तो ये 2 है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर तो ध्यान दीजिएगा, ये दुगना हो जाएगा 162। भाई दुगना करोगे 162√3 माइनस 27√3, और नीचे तो 2 रहने वाला है ही है, ऐसे कैसे? 7 5 3 135√3/2, 135√3/2, 135√3/2। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये मेंस 2018 में आपसे पूछा गया प्रश्न है इस तरह से।
दूसरा तरीका भी अपनी जरूरत नहीं है, अपन ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल वाले तरीके से ही अपन ने कर लिया। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, 124 नंबर क्वेश्चन। ये सीजीएल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? इन ए ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो इसने ये हमें पहले ही बोल दिया, इसने हमें पहले ही बोल दिया कि ये बी हम यहीं बना सकते हैं। ए सी में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन बी यहीं बनेगा क्योंकि राइट एंगल कहां पर है? बी पर है। ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है बी। अच्छी बात है, राइट एंगल एट बी। ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर। ये ए बी जो है वो 7 सेंटीमीटर है और ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी 1 सेंटीमीटर है, यानी ए सी बड़ा है बी सी से। तो अगर बी सी एक्स है तो ये एक्स प्लस 1 है, तभी तो ए सी में से अगर मैं बी सी घटाऊंगा तो 1 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो बी सी छोटा है, ए सी बड़ा है। एक बात बताओ मेरे को, आप अगर समझ पाए, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है और इन दोनों में अंतर 1 का है और ये 7 है, तो ऑड नंबर से मैंने ट्रिपलेट निकालना भी सिखा रखा था और आपको एक ट्रिपलेट याद भी होनी चाहिए, 7, 24, 25। अब आप बताइए ऐसा है कि नहीं? अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो हम इस प्रक्रिया से बच सकते हैं, वरना फिर हमें लंबे में जाना पड़ेगा। 7 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, उसको सॉल्व करते रहो। आपको ट्रिपलेट मैंने ट्रिग्नोमेट्री में भी 2 सेशन लिए हुए हैं बहुत अच्छे से, तो आपको ये पता है अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये 7 है और इन दोनों का अंतर 1 है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये 24 होगा। और ये तो हाइपोटेनियस है तो ये तो बड़ा होना ही होना था। ये कितना होगा? 25 होगा। इनमें तो फिर भी 7 24 का 24 7 हो सकता था, पर इधर तो ये 25 होना ही पड़ेगा, हाइपोटेनियस है। वैसे ट्रायंगल की तीनों चीजें हमारे पास आ चुकी है, ए बी सी। अब जो प्रश्न पूछा है उस पर ध्यान दीजिएगा। अब ये प्रश्न आपको ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का मिक्सचर है, और चूंकि मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री करवा चुका हूं, आई हैव ऑलरेडी डन द जॉब, आपको बहुत अच्छे से पता है, तो हम लोग इसको बिल्कुल करेंगे, कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आता है तो हमें पता भी होना चाहिए। जरा देखिए, सेक की अगर मैं बात करूं, आपको मालूम है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, आपको हमेशा याद करवाया मैंने, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस। यानी क्या बोलूं मैं? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और अगर मैं यहां बात करूं आपसे कॉट की, तो आपको मालूम है 10 का रेसिप्रोकल होता है। किसका रेसिप्रोकल होता है? 10 का, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन क्या बताइए? परपेंडिकुलर। क्यों लिखा है? कुछ खास बात है, इधर देखो, यहां पर सेक सी है और यहां कॉट ए है, तो आपको पता है आपको इसको सी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है और इसको ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, और एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है और साथ वाला बेस होता है, और जो बच गया है वो हाइपोटेनियस होता है। तो सी की बात करेंगे, जब सी की बात करेंगे तो ये रहा सी, सी के सामने ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। तो सी के सामने सेक हाइपोटेनियस आपको चाहिए, तो सी के लिए हाइपोटेनियस क्या है? सी के लिए ये परपेंडिकुलर है, सी के लिए ये बेस है, और सी के लिए ये हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस कितना है? 25, और सी के लिए बेस कितना है? 24 प्लस। अब बात हो रही है ए के लिए, तो कॉट ए की बात कीजिएगा, मैं कलर चेंज करके बता रहा हूं। ए के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, बताइए, और हाइपोटेनियस तो सेम ही रहेगा। तो ए के लिए क्या चाहिए मुझे? बेस कितना है बताइए? 7, और परपेंडिकुलर कितना है बताइए? 24। अगर 24 तो सेम है, तो 32/24 8 से काट दीजिएगा, 4/3, 4/3। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दैट्स वेरी इजी जॉब। 125 पर आते हैं, 125 नंबर प्रश्न, सीजीएल 2019 प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, जरा देखिएगा। ट्रायंगल पी क्यू आर में क्यू टी परपेंडिकुलर है पी आर पर। एक जरा सी बात जरा देखिएगा, बहुत ही स्मार्ट तरीके से बोर्ड पे देखोगे। देखो मैं क्या चाहता हूं, मैंने वर्टेक्स के नाम नहीं लिखे, वजह बताता हूं। देखो पी क्यू आर ये अपना फॉर्मेट होता है जल्दी में लिखने का, हमेशा पी क्यू आर ए बी सी हमेशा ऐसा लिखते हैं। 100 में से 99 बार मैं ऐसा ही लिखता हूं और सभी ऐसा लिखते हैं। अब यहां देखो क्यू टी जो परपेंडिकुलर वो पी आर पर है, तो पी क्यू आर, लेकिन ये जो परपेंडिकुलर है वो पी आर पर है। तो मैं आपको सलाह दूंगा
कि जो परपेंडिकुलर है उसको नीचे मान लिया करो, जिस पर है, जिस जो बेस है ना, जिस साइड पर परपेंडिकुलर उसको नीचे मान लिया करो। उससे क्या होता है, बनाना आसान हो जाता है, देखना आसान हो जाता है मेरे हिसाब से। बाकी तो कहीं भी बनाओ क्या फर्क पड़ता है। तो यहां पर अगर पी आर बना दूं तो आपके पास क्या बचा, क्यू बना। तो पी क्यू आर अपन ऐसे बना लेते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और पी क्यू आर ऐसे बनाते तो भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समय का मुझे लगता है फर्क पड़ जाता है, वो भी इंपॉर्टेंट बात है। पी आर पर परपेंडिकुलर क्यू टी, ये क्यू टी जो है वो परपेंडिकुलर है, क्यू टी ये परपेंडिकुलर है, यानी ये 90 डिग्री होना चाहिए। बताइए आगे क्या बोला, और एस क्यू आर पर, एस जो है क्यू आर पर एक बिंदु इस प्रकार है कि ये जो एस है वो यहां पर है कहीं ना कहीं। कैसे है भाई, कि पी एस क्यू बराबर पी डिग्री, पी एस क्यू आप अंदाजे से बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पी एस क्यू बराबर पी डिग्री, यानी कि पी एस क्यू में ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल, ये उसने कहा पी डिग्री है। अब पी का मतलब पता नहीं 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, 25 है, 50 है, क्या है पता नहीं, लेकिन वो पी डिग्री है ऐसा बोला उसने, और ये ऐसे इसने बिंदु बनाई दिया। टी क्यू आर, टी क्यू आर, इस ट्रायंगल की बात करेंगे। ये वाला जो ट्रायंगल है ये भी राइट एंगल है, क्योंकि यहां पर परपेंडिकुलर है। टी क्यू आर वो कितना दे रखा है, 46 डिग्री, तो ये वाला जो है वो 46 डिग्री है। ये सब काम मैं आपको पहले करवा चुका हूं। एस पी आर, एस पी आर ये कितना है, 32 डिग्री है। तो ये एस पी आर, ये ध्यान रखना, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, केवल एक पॉइंट है, इसका मुझे पता नहीं है। तो एस पी आर ये कितना दे रखा है, 32 डिग्री दे रखा है। पूछा क्या इसने, इसने पूछा पी का मान क्या है। यहां पर ये जो पी है इसका मान वो आपसे जानना चाहता है। आप एक बात बताइए मेरे को, मैंने सिमिलरिटी में आपको कई बार बताया कि ट्रायंगल के अंदर आपको राइट एंगल ट्रायंगल नजर आता है तो काम आसानी से किया जा सकता है। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, देखो एक बार थोड़ा बड़े रूप में बात करते हैं। एक तो राइट एंगल ये दिख रहा है क्यू टी आर, एक राइट एंगल दिख रहा है क्यू टी पी, एक पूरा आपको ट्रायंगल दिख रहा है, और एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है ये पी एस क्यू, जो राइट एंगल है वो बिल्कुल नहीं है, और पी एस आर भी दिख रहा है। 1 2 3 4 5 ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, और ऐसे तो फिर ये भी ट्रायंगल दिख रहे हैं। बताइए है कि नहीं, ये तो ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल नहीं है। खैर एक बात बताइए, इतनी जरूरत नहीं है तो बहुत आसानी से होता नजर आ रहा है, ये 90 होगा ना। अरे भाई ये 90 होगा। एक बार मैं आपसे ट्रायंगल क्यू टी आर की बात करता हूं, तो मुझे आप ये बताइए ये 90 होगा, ये 46 होगा, तो क्या ये 44 बच रहा है, बताइए तो। अरे भाई ये टोटल तो 180 होना चाहिए ना। अगर ये 90 है तो ये 46 है, तो ये 90 माइनस 46 मतलब 44 है। अच्छी बात है। अब अगर हम देखें कि एक दूसरा ट्रायंगल जो मुझे नजर आता है, इसका आंसर 76 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। देखो अगर मैं एक ट्रायंगल देखता हूं पी एस आर, जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी क्लिक करोगे। पी एस आर में अगर हम बात करें, बहुत ध्यान से समझिएगा, तो ये P कितना होना चाहिए, ये P कितना होना चाहिए। अगर मैं बात करूं यहां पर, सारे बच्चे समझना, अटेंशन देना। देखो अगर मैं इस PSR की बात करूं तो ये 44 है, ये 44 है, ये 32 है। समझने की कोशिश कीजिएगा, ये दोनों मिलाकर कितने बताइए, 76। तो ये तीनों मिलाकर तो 180 होना चाहिए, यानी कि 90 प्लस 14 ये 104 डिग्री हो गया। बताइए ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। अरे भाई ये तीनों जो हैं ये मिलाकर तो 180 होने चाहिए। ये 44 दिख रहा है, ये 32 दिख रहा है, 104 हो गया। अगर ये 104 हो गया तो ये स्ट्रेट लाइन पर तो 180 होता है, तो 104 अगर ये हो गया तो ये कितना बच गया, जो बच गया वो 76 बच गया। क्या मेरी बात को समझ पा रहे? और जरा देखिए, अगर मैं एक दूसरे एंगल से देखूं, अगर मैं इतना भी नहीं करता, दूसरे एंगल से भी देख सकता था। सिखाने के लिए मैंने आपको यह भी बताया, इस एंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा इसके इंटीरियर एंगल के अपोजिट दोनों एंगल्स के सम के बराबर। और ये 32 और 44 कितना होता है, 76 होता है। तो आप जैसे आपको हिट कर जाए वैसे आप कर सकते हो। दैट्स अ इजी क्वेश्चन, आपके सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। 126 नंबर पे आते हैं, 126। ये भी आपका पीवाईक्यू पुराना एग्जाम का क्वेश्चन है। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, 5 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर।
एक्स के किस मान के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होगा? एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल, मुझे पता नहीं कि ट्रायंगल कैसा वाला ट्रायंगल है ये ट्रायंगल ABC, नाम तो दिया नहीं कहीं, कोई बात नहीं, ABC। एक साइज है 5, एक है 14, एक है x, कोई सी भी 5 मान लो, कोई सी भी 14, कोई बच गई जो x है। अब तकलीफ क्या है, आपको x की वो वैल्यू चाहिए, आपको x की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए त्रिभुज का जो एरिया है वो मैक्सिमम हो जाएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कॉमन सेंस बताइए मेरे को कि किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया है वो कैसे निकलता है? 1/2। अगर आपके पास 3 साइड हैं तो कोई भी साइड 1, साइड 2, कोई सी भी, और उनके बीच का एंगल बताइए, यही तो आप करते हैं। साइन में चाहिए आपको, ये साइन थीटा। क्या ये सूत्र बनता है कि नहीं बनता, मुझे बताइए। तो आप मुझे ये बताइए, अगर इस ट्रायंगल में ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये 1/2 भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब है ये जो भी है वो है, तो इस ट्रायंगल का एरिया कौन सी ऐसी चीज है जिससे बड़ा और छोटा हो सकता है? तो वो है इसे साइन थीटा। क्योंकि अगर ये साइन थीटा 30 डिग्री हुआ तो ये 1/2 रहेगा। बताओ, अगर ये 1/2 रहेगा तो इस पूरे का आधा हो जाएगा, और यही साइन थीटा अगर 45 डिग्री हुआ तो 1/√2 हो जाएगा। यही साइन थीटा अगर 60 डिग्री हुआ तो √3/2 हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। आपको मैंने ऑलरेडी साइन कॉस टेन सबके ग्राफ ट्रिग्नोमेट्री में समझा रखे हैं और वहां बता रखा है आपको बहुत अच्छे से। अगर आपको वो बात याद हो तो काम ही खत्म हो जाता, मुझे इतना बोलना ही नहीं पड़ता। आप जानते हैं साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और साइन की मैक्सिमम वैल्यू भी 1 ही होती है। तो यहां पर जो एंगल है वो साइन 90 होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? साइन 90, क्योंकि साइन 90 के साथ में वो 1 बनता है। और साइन 90 अगर हो गया, हम कैसे निकालते एरिया? दो साइड्स, कोई सी भी दो साइड्स और उनके बीच का एंगल। तो अगर बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तभी ये सबसे बड़ा बनेगा। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल इस तरह का बनाएंगे तो नहीं काम चलेगा। तो कैसा बनाएंगे तो काम चलेगा, आप जरा देखिए, क्योंकि आपको अधिकतम करना है तो ये 90 डिग्री होना चाहिए। और अगर ये 90 डिग्री होना चाहिए तो ये जो दोनों साइड्स पता है ये दोनों आजू बाजू वाली होनी चाहिए, 5 और 14 या 14 और 5, बताइए। और ये x होना चाहिए। अगर ऐसा हो सकता है तभी ये अधिकतम आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता। उम्मीद है मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। पाइथागोरस लगा दीजिएगा। इस x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? रूट करेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 14 का 196, ये हो गया 221। 221 का रूट, ये 225 होता तो 15 हो जाता, 15 हो जाता। आंसर बी दे दीजिएगा, क्योंकि अगर ये 225 होता तो 15 होता, 225 से 4 ही तो कम है, तो थोड़ा सा कम आएगा। तो 14 ये तो हो नहीं सकता, 14.37 बहुत कम हो गया, 14.5 ये तो आएगा ही नहीं राउंड फिगर में ऐसे तो, और ये वैसे भी कम हो गया, तो ये 15 से थोड़ा सा कम है। वैसे मैंने इसी चैनल पर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, इसके सेशंस बहुत सारे डाल रखे हैं और दुनिया के बेहतरीन तरीके बता रखे हैं, बेस्ट तरीके। आप चाहें तो वहां पर रूट निकालना भी सीख सकते हैं, बट यहां पर जरूरत है नहीं। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पा रहे। कॉन्सेप्चुअल बात है, आपको x का वो वैल्यू चाहिए जिससे इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो सबसे बड़ा साबित हो जाए। और उसके लिए मैंने आपको बताने की कोशिश की कि यहां पर साइन 90 होगा तो ऐसा हो सकता है, और साइन 90 के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, और ये 90 होगा तो इन दोनों साइड्स, क्योंकि आजू बाजू वाली साइड्स ही पता होनी चाहिए, तो यही 5 और 14 होना चाहिए, तभी काम बनेगा। तो यहां पर x होगा, x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? 14.87 यहां के हिसाब से 127। मैंने आज 10 क्वेश्चन लिए हुए हैं, 10 क्वेश्चंस, ये 8 तो हो चुके हैं, 2 और बच रहे, तो दोनों करते हैं। जरा फटाफट से देखो, ट्रायंगल ABC में BC पर ABC, ये ट्रायंगल ABC रहा, ABC, उसने BC पर बोला तो वैसे भी मेरे को बेस यही चाहिए था। BC पर P वह बिंदु है जिससे BP और PC, BC पर P वो बिंदु है P जिससे BP और PC 3:4 में होता है। ये अनुपात है, अनुपात 3:4। और Q बिंदु BP का मध्य बिंदु है,
इस बीपी का भी मध्य बिंदु है क्यू, ठीक है, बीपी का भी मध्य बिंदु है क्यू, बीपी का मध्य बिंदु क्यू, बीपी क्यू बिंदु बीपी का मध्य बिंदु है, ये रिपीट हो गया कोई बात नहीं। तो एरिया ए बी क्यू, ए बी क्यू, ए बी क्यू के लिए तो उसको मिलाना पड़ेगा, तभी तो एरिया ए बी क्यू बनेगा, और एरिया ए क्यू सी, ए क्यू सी, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से मैंने सिखा रखा है, ये क्वेश्चन करवा रखा है ऐसा, ये सीजीएल 2019 में आया कि जो बेस है, जो बेस है ये सीवीएन होती है, मैंने कल बताई थी आपको कल के सेशन में। बेस का जो अनुपात है ट्रायंगल का एरिया का अनुपात भी वही होगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है। तो आप देखिए, ये आप रेशो में रहने दो उसको, अगर ये 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर होता तो भी आंसर वही आता, 3 मीटर 4 मीटर होता तो भी वही आता। आप देखो ये पूरा 3 है, ये पूरा 3 है, ये पूरा 4 है, तो आप ये देखो कि ये 3 का आधा 1.5 हो गया, और ये भी 3 का आधा 1.5 हो गया, और ये 4 था ही था। तो ये जो बी ए क्या है, बी ए बी क्यू, ए बी क्यू, इसका बेस 1.5 है, और ए क्यू सी इसका बेस 4 तो था ही था, ये रहा, प्लस 1.5 तो 5.5 है। 0.5 ये पॉइंट हटा दीजिए, 5 से काटे 3 और 11, 3:11, 3:11, सी इज द राइट आंसर। उम्मीद है समझ पा रहे। क्वेश्चन नंबर 128, ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो। द साइड्स ऑफ ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर प्रोड्यूस टू पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। ए बी सी इसलिए रखनी पड़ेगी क्योंकि ए बी और ए सी को बोल रहा है। ए बी एंड ए सी ऑफ आर प्रोड्यूस टू पी एंड क्यू रेस्पेक्ट, प्रोड्यूस मतलब आगे लेकर गए, इसको कहां पर लेकर गए, पी और क्यू पर लेकर गए। आगे क्या बोला, द बाइसेक्टर्स ऑफ सी पी बी, सी द बाइसेक्टर्स ऑफ सी बी पी, सी बी पी, सी बी पी का बाइसेक्टर, और बी सी क्यू ये बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हमने और पढ़ रखा है। मीट एट आर, ये आर पर मिलता है। द मेजर ऑफ एंगल ए इज 44 डिग्री, ये 44 डिग्री है। तो पूछा क्या आपसे, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ हाफ बी आर सी, बी आर सी, पहले तो ये निकालना पड़ेगा, और ये जो निकलेगा उसका आधा हमारा आंसर है। क्या आपको मैंने इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम नहीं करवाया? करवाया कि नहीं करवाया? जिनको पता है उनके लिए कितनी देर का काम है, उनके लिए 2 सेकंड का काम है केवल, और ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 128 का आंसर आप कमेंट करके बताएंगे, और मुझे यह भी बताएंगे आपको सेशंस कैसे लग रहे हैं। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर सकता हूं, इसको थोड़ा सा ज्यादा पॉपुलर करवाइए, इसको ज्यादा बच्चों में शेयर कीजिए, और शेयर करने के साथ उनको कमेंट भी कीजिए, बताइए उनको कि ये चीजें कितनी ज्यादा यूजफुल है। चलिए, मेरी शुभकामनाएं हमेशा की तरह आपके साथ है। सेशन देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।